नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में महाराष्ट्र में महायुति की जो प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद सरकार बनाने के और खासकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जोड़-तोड़ चल रही है उस पर बात होगी और कैसा रहेगा 5 साल का ये महायुति का कार्यकाल उस पर चर्चा होगी क्योंकि बहुत बड़ी जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के साथ मिलकर की है जिसमें एकनाथ शिंदे की भी काफी बड़ी भूमिका रही और साथ ही अजित पवार की भूमिका को भी कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी के साथ जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री किसे बनाए उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। वैसे खास तौर पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किस फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जी, जी, धन्यवाद, और, धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जगदीश मेहता हमारे साथ चर्चा में शामिल है। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले बोलने से इनकार कर दिया है। वैसे उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता भी नहीं है क्योंकि बहुत करारी हार महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को देखनी पड़ी है और ऐसे में शायद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे किस तरह से सरकार को आगे चलाने में सफल साबित होंगे इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के महेश पुरोहित जी की ओर से। सर, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि कार्यकाल खत्म होने में बस एक ही दिन बचा है। ऐसे में क्या पार्टी में क्या चल रहा है? क्यों कोई नाम का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है? पहले तो 48 आवर्स में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना होता है, अभी भी समय है। और ये जो डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन आने वाले 5 साल महाराष्ट्र को एक स्थिर प्रशासन दे, स्थिर विकास दे, इसके लिए ये डिसीजन लेने वाले हैं। और जो एनडीए और खास तौर पर बीजेपी में एक स्ट्रक्चर रहता है किसी भी पदोन्नति के लिए, क्योंकि एक चौकस क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमारे अग्रणी नेतागण है वो जिनको भी नियुक्त करेंगे वही 5 साल तक सीएम रहेगा। चलिए, वही 5 साल तक सीएम रहेगा, ये जवाब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश मेहता जी जुड़े हुए हैं। जगदीश भाई, देरी क्यों हो रही है? आखिरकार क्या मनन चिंतन चल रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है? किस फॉर्मूले पर सरकार बनेगी महाराष्ट्र में? देखिए, चाहते तो हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से हो, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। शिंदे जो हैं वो अपने आप को मराठा नेता के रूप में सभी के दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं और लाडली बहन योजना जो है उनका पूरा श्रेय वो ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट ने ये लागू की थी और भारतीय जनता पार्टी की महायुति को सबसे ज्यादा बढ़त इसी हिसाब से मिली। और दूसरी बात है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि पूरे महाराष्ट्र के 50 साल के इतिहास में अगर किसी ने 5 साल पूरा किया हो अपना कार्यकाल, उसमें उनका नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है और वो सर्वप्रिय सर्वलोकप्रिय नेता है। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ऐसा मान रही है कि महाराष्ट्र में वो बड़े भैया हैं और शिवसेना जो है वो छोटे भैया है। तो अभी जो इसके पहले की शिंदे सरकार थी उन्होंने बगावत की थी, इसलिए सरकार बनी थी और शिवसेना को तोड़ करके, यानी जो ओरिजिनल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उसके जो है धारा एमएलए जो है उनको लेकर के शिवसेना ने बनाई थी अपनी पार्टी। तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कुर्बानी दी थी, नहीं तो वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने को राजी नहीं थे। तो अभी यही तो फॉर्मूला बोली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जब हम बड़े थे फिर भी छोटे हो गए थे और आपको बड़वा बनाया था, वो हमारा बड़प्पन था, मजबूरी नहीं थी। तो इस बार तो हमने 132 इतनी तो सीट्स हमने जीती हैं और सभी के हिसाब से हमारा अधिकार भी है। देवेंद्र फडणवीस और पक्ष के भी समर्पित हैं, लोगों में लोकप्रिय हैं, इसीलिए एक फॉर्मूला अभी कही जा रही है। फिर उसका अमल कैसे हो अलग बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद में उसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया जाए और उनकी जगह
यानी देवेंद्र फडणवीस की जगह शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और जो अजीत पवार है उनकी पार्टी ने भी काफी अच्छा अभी प्रदर्शन किया ही तो है, इसीलिए उनको जो है अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हालांकि वो तो उनके सर के ऊपर लिखा ही रहेगा। अजीत पवार ने को हर हमेशा ऐसा लगता है कि वो सीएम बन जाए, मुझे छोटी सी धोती पहना दे, माँ में गांधी बन जाऊं, लेकिन कभी बन नहीं पाए, वो डेप्यूटी ही रहे। इस बार भी उनको डेप्यूटी से ही संतोष मानना पड़ेगा। इसी प्रकार की फॉर्मूला रची जा रही है। लेकिन अभी आपने कहा 48 कलाक यानी आवर्स बाकी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो यही चीज हमें नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाए, अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, और जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनको दिल्ली ले जाएगा कैबिनेट में नरेंद्र मोदी की, क्योंकि महाराष्ट्र में रहना और सत्ता के यानी पावर के बिना रहना और शिवसेना के सामने रहना, ये सभी बातें हैं, वो उलझन वाली बातें हैं। इसीलिए शिंदे जी को दिल्ली लेके जाएंगे और अजित पवार से लेकर फडणवीस से लेकर के गवर्नमेंट बनाई जाएगी। जी जी, आज सुबह से ये जो फॉर्मूला है वो सामने आ रहा था, सूत्रों के आधार पर ये जानकारी मिल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ ये सहमति बन गई है कि देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाए या नाम का ऐलान तो एटलीस्ट हो ही जाए, लेकिन नाम का ऐलान भी नहीं हो पा रहा है। इसका साफ-साफ मतलब है, कहीं सुगबुगाहट भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा जोड़-तोड़ चल रही है कि आखिरकार कैसे सबको हाथ में रखकर महाराष्ट्र का ये जो गुत्थी जो उलझ गई है उसे सुलझा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चुनौती भरा मान सकते हैं महेश जी इसे आप? हमारे जो गठबंधन है और खास तौर पर एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में जो महायुति का जो महाराष्ट्र का गठबंधन है, उसमें पहला एजेंडा ये रहता है या फिर पहला ऑब्जेक्ट है तो ये रहता है कि भाई हम सभी को मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट बनाना रहता है, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट है महाराष्ट्र का विकास और देश की उन्नति में सहयोग करना। उसमें तीन में से या फिर हमारे जो भी छोटे बड़े जो भी जितने भी पक्ष है, किसी को भी किसी प्रकार का एक दूसरे पे संदेह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में आता है सभी पक्ष का खुद का एक हित रहता है, जिसके भाजपा का कुछ हित रहा होगा, एकनाथ शिंदे का कुछ हित रहा होगा और अजित पवार जी का कुछ हित रहा होगा। वो हित में सभी के साथ सभी के हित को मैक्सिमम संतोष किया जाए, सभी के हित के साथ महत्तम न्याय किया जाए, उस तरह का एक परफेक्ट डिसीजन लिया जाएगा, जिस डिसीजन के तौर पे आगे जाके 5 साल के महाराष्ट्र के 5 साल के जो शासन काल है वो स्थिर और विकसित रहे। जतीश भाई आपके पास लौटती हूँ। महाराष्ट्र में स्थिर सरकार का दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे भले ही कुछ और कहे, अजित पवार भले ही कुछ और कहे, लेकिन उनके जो समर्थक है वो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार इंटरव्यूज देख रहे हैं मीडिया में कि हम ये चाहते हैं कि हमारे नेता ही मुख्यमंत्री बने। तो आपको लगता है कि नेता भले ही शायद एक बार भारतीय जनता पार्टी की बात में आ जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके दिल की जो भावना है वो आगे चलकर बगावत के रूप में सामने नहीं आएगी? शायद एकनाथ शिंदे जी तो जहर भी पी लेंगे, यानी कड़वा घूंट जो है वो पी लेंगे और दिल्ली चला भी जाएंगे, लेकिन अजीत पवार का कोई भरोसा नहीं। अजीत पवार गुट जो है वो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो ही बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शरद पवार जैसे महा खिलाड़ी जिसको माना जाता है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में, उनको परास्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात ये सही है कि अभी शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना जो है, वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही। उनके पास अगर सबसे बड़ा पड़कार कोई है तो वो है शरद पवार वाली एनसीपी का, जो कि ये अजित पवार ने उसका रास्ता थोड़ा साफ कर दिया है और अपने आप को खुद को असली एनसीपी स्थापित किया हुआ है इसी हिसाब से। तो उनका ये मानना है कि हमें मिलना चाहिए, यानी अजित पवार जी को मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का ये चुनाव में नतीजे आए हैं, 132 भारतीय जनता पार्टी को है, तो लीगली उन्हीं का ही ये बनता है दायित्व कि वो चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे हो। बाकी 57 शिंदे जी को मिले हैं और 49 है या 41 है वो अजित पवार जी को मिले हैं। तो ये सब कुल मिला करके कुछ भी कहें भारतीय जनता पार्टी वाले, यही तो एकमात्र फॉर्मूला जो यही है और ये सही है
कि देवेंद्र फडणवीस जो है उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि इसकी पहली टर्म में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि पार्टी के आदेश के अनुसार देवेंद्र फडणवीस बड़े भैया से छोटा भैया बन गए थे। तो अभी ये शिंदे जी को कहेंगे, और शिंदे जी ने इलेक्शन के पहले, ये चुनाव का रिजल्ट जो आया और रिजल्ट के पहले एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि उनको जो कुछ भी दायित्व दिया जाएगा पक्ष द्वारा वो उनको मान्य है और उसको सभी पता चल गया है कि क्या होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले ने शिंदे जी को एक तरह से माना जाए कि संभल लिया है, मना लिया है। अभी ये जो बात आप कह रही है सही बात है मयूरी जी की, कि ये जो अजीत पवार ग्रुप है उसका भरोसा नहीं, कब तक क्या कुछ भी करे। तो हो सकता है इन फ्यूचर हो सकता है कि अजीत पवार वाला जुट जो है वो कुछ भी करे, कुछ भी वो इसी प्रकार कर सके। अगर जो शिंदे साहब अगर दिल्ली चले जाते हैं तो शिंदे जुट के यानी उनके गुट के जो एमएलए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं 57, उनको संभालना बहुत बड़ी मुश्किल तो होगी देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि वो शिंदे जी को समर्पित है, बाला साहब ठाकरे को समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। बाला साहब ठाकरे और शिंदे और हिंदुत्व वाली बात है। तो ये जो 57 लोग हैं, अगर शिंदे दिल्ली चले जाते हैं तो मैं बात करता हूँ, तो ये 57 जो ये हैं और 41 जो है अजीत पवार के, ये दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार को संभालना ज्यादा मुश्किल होगा, बिना कि ये भाई शिंदे जी को, एकनाथ शिंदे की तो फिर भी मनाया जाएगा दिल्ली में लेकर के या किसी भी तरह से, लेकिन हित में वही होगा भाजपा के कि शिंदे को भी महाराष्ट्र में रखा जाए। अगर उनको दिल्ली ले जाया गया तो समझ लीजिए ये 2.5 साल का जो कार्यकाल अभी हम लोग मान रहे हैं वो भी शायद खत्म हो या ना हो, गड़बड़ी की आशंका हमेशा रहेगी। जी सर, जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, देवेंद्र फडणवीस भी आज तक के इंटरव्यू में ये बोल चुके हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन आप ही कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, तो देवेंद्र फडणवीस तो अब दूल्हा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उनका एक वाकया बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा है, मेरा उतरता पानी देखकर मेरे किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर जरूर आऊंगा। वैसे शायर आप ज्यादा बेहतर है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ये जो बात है वो काफी इन दिनों चल रही है, क्योंकि वो समंदर बनकर फिर लौटने की एक बार तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी हमने बात की उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति, तो इनका क्या भविष्य रहेगा? कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी ने जितना कंगाल प्रदर्शन किया है, उसके बाद अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे ने तो जब माझी नाव डूबोए उसे कौन बचाए, उद्धव ठाकरे जी ने तो वही कर दिया अपना हाल। क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे ऐसा कहते थे कि अगर भविष्य में भी कहीं ऐसी नौबत आए कि मुझे कांग्रेस को समर्थन देना पड़े या लेना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ये बाला साहब का वर्ड्स थे, उनके शब्द थे। मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस से घृणा करते थे, कांग्रेस का जो तुष्टीकरण की नीति है यानी मुस्लिम परस्त नीति है उनसे वो खिलाफ थे। और अभी आप और हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, इसके पहले शायद आपकी चैनल हो या और कोई, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था उसी टाइम कहा था कि महाराष्ट्र में अभी जो उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोग माने जाते हैं वो समर्थक भी उनको वोट नहीं देंगे, शिंदे को देंगे। क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली अभी लड़त चल रही है, न महंगाई का कोई मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, न हेल्थ का है, न कोई है। सभी की सभी जो है वो एक ही मुद्दा है अभी पूरे महाराष्ट्र में, और वो मुद्दा था आइडियोलॉजिकली कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसी हिसाब से उद्धव ने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद के हाथों से लगा दी है, उनका कोई भी फ्यूचर देखता नहीं हूं। रही बात शरद पवार की, शरद पवार अठंग खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने जब इसके पहले भी जब बगावत की थी अजीत पवार ने, तब भी जाकर के इमोशनली कार्ड खेला था कि मैं अभी संन्यास लेना चाहता हूं। बाद में सभी लोग ने उसको मना लिया, अरे साहब आप रहिए रहिए, आपके बिना तो एनसीपी अधूरी है वगैरह। तो इस बार भी देखिए चुनाव के बाद उन्होंने एक सभा में ऐसा ही कहा था कि मेरे बारे में मैं कभी संन्यास लूंगा, निवृत्ति लूंगा, उसके बारे में मेरे शत्रु पक्ष या तो मेरे हित शत्रु पक्ष जो भी मानो वो लोग ज्यादा कह रहे हैं। लेकिन
मैं मरते दम तक हार मारने वाला नहीं हूं। यानी शरद पवार खुद को जिंदा वैसे भी पॉलिटिकली रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार के उसकी वोट बैंक जो है अजित पवार के खेमे में चली गई, तो उनका भी निजी यानी अभी कुछ सालों के लिए तो मान लीजिए उसका भी कोई पॉलिटिकली इतना वजन रहेगा नहीं बहन जी। जी, शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य, बहुत ही शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का उतरता दौर आता है। कुछ ऐसे ही दौर से शरद पवार फिलहाल गुजर रहे हैं, क्योंकि भतीजे ने बगावत की और उसके बाद पार्टी जो है, पार्टी का सिंबल भी चला गया और पार्टी ने कंगाल प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं, उनका नेटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में एक आखिरी सवाल के साथ चर्चा को संपन्न करेंगे। सर, महाराष्ट्र के मुद्दे आखिरकार क्या है? वोट तो बहुत भर भर झोली ले लिए बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर, लेकिन महाराष्ट्र को किन मुद्दों पर आगे बढ़ना होगा और सरकार को क्या ध्यान देना होगा? मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, महाराष्ट्र के क्या मुद्दे हैं जिस पर आने वाले 5 सालों में काम होना चाहिए? देखिए बहन जी, मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मराठा वार्ड में मराठा लोगों को रिजर्वेशन का मुद्दा है जी। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, हम्म। और सबसे बहुत ही बढ़िया मुद्दा यानी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि महाराष्ट्र, बम्बई जिसको कहते हैं वो हार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, तो बम्बई में जो ट्रेन में मुसाफरी करे उसको सब पता है पूरे दुनिया को कि किस प्रकार से वो लोग मुसाफरी भी तो कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी तो आजीवन है समझ लीजिए, लेकिन ये सब जो मैंने बात बताई मराठा रिजर्वेशन से लेकर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर तक का, वो सभी तो मुद्दे है ही। लेकिन मैं आपको बता दूं बहन, अभी वोटर्स जो है मतदार हैं, उनके दिलो दिमाग में ये कुछ नहीं है। वो लोग समझ पाते हैं कि सर सलामत तो पगड़िया बहुत हो। ये जो सरकारें आती जाती रहती हैं, उसके हाथ में कोई जादुई चिराग नहीं है कि वो हमारी सभी समस्याएं उलझा सके। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जो जिस नारे ने, जिस सूत्र ने अभी पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को एक नई दिशा दी है, वो है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो यही मुद्दा चलेगा अगले सभी चुनाव में भी, यही मुद्दा चलेगा। क्योंकि लोगों को अभी पता चल गया है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी आए, गवर्नमेंट के पास जादुई चिराग नहीं है जो हमारी सभी सहूलतें जो है वो एक ही झटके में खत्म कर सके। अभी पहले क्या था, वोटर्स के पास इतना दिलो दिमाग वाली बातें नहीं थी, अवेयरनेस भी तो नहीं थी। अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हमें सब कुछ पता चलता है कि किसने क्या कभी क्यों कहा। तो ये सभी बातें सबको पता है कि कोई एक एमएलए है, वो उसको अपनी जो ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट के ऊपर 1 रुपया भी का वो कभी प्रजा का सुख हित कर नहीं सकते। और ऐसे ही इसी प्रकार संसद भी जो सभ्य बनते हैं, एमपी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी वही है। यानी सबको अपनी मर्यादाएं मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में या तो एमएलए मिनिस्टर या कुछ भी हो तो वो हमारा जादू चिराग लेकर गए और हमारा भविष्य सुधार दे। लेकिन इतना तो सबको पता अभी चल गया है इस प्रकार की मुहिम के हिसाब से कि सबसे पहले तो हमें स्थिर सरकार होनी चाहिए, पहली बात तो वो है। और स्थिर होने के बावजूद हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी लागनी जो है, हमारा जो है वैल्यूज जो है, वो हमें कोई संभाल के रखे, तब जाकर के बाकी दूसरी बात है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा पूरी उसका। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, किसी को ये पता नहीं, किसी को ये आकांक्षा की भी नहीं कि ये फडणवीस जो आएंगे और कल जाकर के सभी के घर में दिए जला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट जाएगी। लोगों के दिलों में यही बात है कि हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का ये जो नारा है, वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लग रहा है कि नागरिकों को बहुत ज्यादा इस पर सोचने समझने की जरूरत है। महेश जी का संपर्क हमसे टूट गया था। महेश जी, हम जो बात कर रहे थे उस पर आपकी भी एक राय ले लेती हूँ कि चलिए, आप सरकार तो बना रहे हैं, बहुत भर भर झोली, आप लोगों ने वोट भी ले लिए, लेकिन मुद्दों के आधार पर नहीं लिए हैं। और अब जब 5 साल काम करना होगा तो मुद्दे आएंगे। कौन से मुद्दे पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ा जाएगा कि 5 साल तक ये जो विश्वास जनता ने आप पर जताया है उस पर खरे उतर पाएंगे? महेश जी। बिल्कुल, हमारा मुद्दा, पहला मुद्दा ही हमारा विकास है। पहले दिन से, जब से हम 2014 में महाराष्ट्र में सत्ता में आए, तब से हमारा मुद्दा विकास, डेवलपमेंट है। लेकिन सामने वाले पक्ष ने क्या किया? सामने वाले पक्ष ने एक नया शगुफा छोड़ा, वोट जिहाद। उसकी प्रतिक्रिया में आया, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो भी अपने किए कराए काम के आधार पर चुनाव लड़ते,
संविधान पे खतरा है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसे मन घड़त चीजें लाई, तब जाके एक है तो सेफ है आया। उससे पहले हमारा नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास। उससे पहले हमारा क्या नारा था? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। था कि नहीं? लेकिन जी। संविधान बदल देंगे, ये लोग तो आरक्षण खत्म करने वाले हैं, ऐसे कुछ मुद्दे आए, लव जिहाद आया, तब जाके बटेंगे तो कटेंगे आया, और तब जाके एक है तो सेफ है आया। दैट इज द सर पॉइंट। विपक्ष को छोड़ अगर दीजिए सामने सर, वाला किसी की, सर विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप लोग 5 जी, साल क्या करने वाले हैं वो बता दीजिए। यस बिल्कुल। देखो, आप समझो, चुनाव एक बहुत आयामी परिणाम रहता है। चुनाव ना किसी एक मुद्दे का परिणाम नहीं रहता है, उसमें विकास भी आएंगे, सभी धर्म और वर्ग के लोगों को संतुष्टि मिले ऐसी बातें भी होगी, राज्य का विकास भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, गरीब के घर तक दाना पहुंचे उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, पानी बिजली सड़क सब कुछ होगा, और सुरक्षा भी होगा। वो सबको कुल मिला के किस पे जनता भरोसा करती है, उसके अनुसार पे चुनाव का परिणाम आता है। आप देखो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनके फेक नैरेटिव पे जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता ने पश्चाताप किया, और वो पश्चाताप का आपको मैं प्रमाण देता हूं। हरियाणा में उन लोगों को 50% लोकसभा सीट मिल गई, लोगों को पश्चाताप हुआ कि ये लोग झूठ बोल के हमारे पास से परिणाम ले गए, हमारी ऐतिहासिक तीसरी बार जीत हुई। महाराष्ट्र में उनकी झूठ पे जनता ने यकीन किया, लोगों को पश्चाताप हुआ, और 6 महीने के अंदर हमको वापसी दे दी। वहां में इन लोगों ने झूठ बोल के जीत हासिल की, और 6 महीने के अंदर हमने वापसी की। तो ये जनता को आप बार बार नहीं बरगला सकते, आप एक बार बरगला सकते हैं। हमारा जो भी मुद्दा है, हमने डट के लड़ा है, हमने टंके की चोट पे लड़ा है, और जनता ने हमारे पे विश्वास किया है। छोटा सा जवाब जगदीश भाई से जरूर लेना चाहूंगी। जनता को बरगलाने की बात कर रहे हैं, जनता को आखिरकार कौन गुमराह कर रहा है जगदीश भाई? विपक्ष गुमराह कर रहा है, सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है, जनता के साथ आखिर ये हो क्या रहा है जगदीश भाई? देखिए, अगर अगर सही बात में कहा जाए तो शुरुआत विपक्ष करते हैं, बाद में शासक पक्ष वाले करते हैं। जैसे कि ये महेश भाई ने बताया, वो तो बिल्कुल सही बात है। ये बंधारण चेंज करने की बात, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात, कहीं भारतीय जनता पार्टी जब भी शपथ लेने के आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से लेकर आज तक, उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाएंगे। उसने कहा था कुछ सुधार लाएंगे। बदलना और सुधारना बहुत अलग है। इंदिरा गांधी की सरकार ने सबसे ज्यादा जो बंधारण में सुधारा तो इंदिरा गांधी की अमेंडमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से हुई थी। कांग्रेस वाली जब तक सरकार रही, बंधारण में बहुत सारे सुधारे की गए हैं। तो फिलहाल जो है बंधारण में जो कुछ भी कमियां हैं या फिर नहीं है, जैसे कि साइबर क्राइम, जब बंधारण हमारा लिखा गया था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में, तब साइबर क्राइम जैसा कोई सब्जेक्ट ही तो नहीं था। तो इनको अभी इंक्लूडिंग करना हो तो करना पड़ेगा ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुधारा बोला था, यानी हम बंधारण में कुछ भी कमियां अगर है तो हम सुधारेंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन सबसे पहली बात ये विपक्ष वाले ने की, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उन लोगों ने की ये पूरा बंधारण बदल देना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। ये सब जो बरगाने वाली बात तो वही तो कर रहे हैं। इसके जवाब में महेश भाई ने भी तो वही सही बात कहा है कि अगर आप जो कहते हैं कि पूरे का पूरा अभी ये जातिगत जनगणना, वो क्या है? देखिए, जी। पूरा हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं। अभी इस हिंदू में अगर आपको फूट डालनी है तो ये जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी। ऐसा कांग्रेस कहते हैं हम लोग करेंगे ही करेंगे। वो लोग कांग्रेस के नेता तो वो भी कहेंगे 370 की जो कलम आपने हटा दी है जम्मू कश्मीर, वो हम लोग वापिस लाएंगे। ये तो बिल्कुल मजाक सी बात है। एक और आप ही कह रहे हो कि बंधारण के साथ ये मजाक कर रहे हैं, मोदी के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो संविधान में है उसी के हिसाब से दोनों सदनों में पास किया गया हुआ जो कानून है, जिसको राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, जो देश के हित में है, आप उनको भी तो वापस लेने की कोशिश, 370 की कलम हम लोग वापस लाएंगे। तो ये तो आप ही की तो यानी विपक्ष वाले की तो बात है। तो यानी जी। शुरुआत वो करते हैं, लेकिन सवार हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी थिंक टैंक बहुत ही मजबूत है। इसलिए उनके ऊपर आक्षेप लगते हैं कि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत वो विपक्ष करते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, यानी फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट किसे बनना होगा? स्मार्ट भारत के मतदाताओं को और भारत के नागरिकों को बनना होगा, तभी हम हमारे सभी राज्यों में एक अच्छी सरकार की स्थापना कर सकेंगे। महाराष्ट्र में किस फॉर्मूला पर सरकार बनती है उस पर नजर बनी रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हर रोज जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट जो बातें करते हैं वो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। वीआरएम पॉट यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीआरएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।